तो दोस्तों अब हम जो करने जा रहे हैं उसको हम कहेंगे क्वेश्चन सेशन, कि अभी तक आपने जितना भी कंसेप्ट पढ़ लिया है तो उस कंसेप्ट को आप अप्लाई कैसे करेंगे, आप इस सेशन में आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और तो सभी बच्चों से रिक्वेस्टेड है कि अपना अपना कैलकुलेटर और रफ नोट जहाँ पे भी वो लेके चलते हैं, जिन्होंने लेक्चर्स प्रॉपर्ली फॉलो किया है अभी उनको पता चलने वाला है कि एप्लीकेशन पार्ट कैसे होता है। ठीक है, और ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेशन जो भी बच्चा पूरे मन लगा के करेगा, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेगा, क्योंकि मैं आपको एम्पल टाइम दूंगा यहाँ पे कि आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, मैं भी आपके साथ साथ यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करके रखिए, अपना रफ नोट जो भी है आप जहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, और आपका जो कैलकुलेटर वगैरह है सब कुछ अपने पास रखिए। और जिनसे कैलकुलेटर जहाँ आपको लगे कि नहीं ज़रूरत है वहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगा मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखूँगा कैलकुलेटर से। और जब आप दोबारा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जब वीडियो को आप दोबारा देख रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में भी बैठना चाहते हैं वहाँ पे आपको कैलकुलेटर का प्रोविज़न नहीं होता है, गेट में सिर्फ कैलकुलेटर का प्रोविज़न होता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे बिना कैलकुलेटर से भी हो जाता है तो कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम का इशू रहता है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि स्टील क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 cc is subjected to all around stress of 1330 kg per centimeter square। ठीक है, the bulk modulus of material is इतना, the volumetric change is। क्या कह रहा है कि ये देखिए ऑल अराउंड आपका, देखिए आपको पहले से पता, आपको मैंने बता दिया है कि जब वॉल्यूमेट्रिक चेंज का केस आएगा, जब बल्क मॉड्यूलस आएगा तो आपको ऑल अराउंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कंडीशन का आपको दिया हुआ रहेगा। तो ऑल अराउंड से आप समझ जाइए कि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कंडीशन है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन है। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ पे लगा सकते हैं K इज इक्वल टू क्या होता था, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ऑल अराउंड स्ट्रेस की वैल्यू आपको दी हुई है और स्ट्रेन आपका होता है ये। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपको निकालना है डेल्टा V, तो सिग्मा V ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा डेल्टा V। तो डेल्टा V आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू V अपॉन K। ठीक, अब देख लीजिए सब चीज़ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है 1330, वॉल्यूम आपको दे के रखा है, तो वॉल्यूम दे रखा है आपका 8000। ठीक है, और K की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.33 इंटू 10 to the power 6 ये आएगा। अब जब आप इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका यहाँ से डेल्टा V की वैल्यू का वैल्यू निकल जाएगा। सभी बच्चे आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, सबको इसको कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करें और इसका आंसर जल्दी से मुझे निकाल के बताएं कितना आ रहा है आपका। ठीक है, बाकी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि किस तरीके से अप्रोच हुआ है हमारा, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन है। ठीक है, हमने डायरेक्ट बल्क मॉड्यूलस का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये जो नॉर्मल स्ट्रेन है ये एक तरीके का नॉर्मल स्ट्रेन है, लेकिन ये ऑल अराउंड नॉर्मल स्ट्रेन है। ठीक है, तभी आप यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस ले सकते हो, और जब भी बल्क मॉड्यूलस का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से स्ट्रेस कंडीशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आई होप आंसर आ गया होगा सबका। इसका आंसर है, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है 8 cc। ठीक है, आई होप सभी बच्चों का सही आंसर आया है, जिनका नहीं आया है वो एक बार दोबारा से करके देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अ बार ऑफ डायमीटर 30 mm is subjected to a tensile load such that the measured extension on a gauge length of 200 mm is 0.09 mm and the change in diameter is 0.0045 mm. The Poisson's ratio is। देखिए समझ लीजिएगा, एक बार सिनेरियो समझ लीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, यहाँ पे इसका कुछ डायमीटर d है और इसका गेज लेंथ दिया हुआ है। गेज लेंथ वही जो वो आपका, मैंने आपको पहले ही बताया, गेज लेंथ वो होता है स्पेसिमेन का वो पार्ट होता है जो कि एक्चुअली एलोंगेशन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो पूरा का पूरा सिलेंडर हमारा एलोंगेशन में जा रहा है। ठीक है, तो आपका गेज लेंथ कितना दिया हुआ है 200, ये वाला पार्ट दिया हुआ है 200 mm। ठीक है, और जो डाया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 mm। और आपका जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, चलिए वो जो भी लग रहा है, जो भी आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है, कहने का मतलब अगर इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है
ठीक है, तो आपको पॉइजन रेशियो का आपको तरीका पता है, क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वही चीज़ आप यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए क्या होगा, 0.09 अपॉन 200, क्लियर है। उसके बाद जो लैटरल स्ट्रेन होगा, देखिए अगर ये इस तरीके से खिंच रहा है, इस तरीके से खिंच रहा है, तो देखिए लेंथ तो इसकी बढ़ रही है, लेकिन ये जो डायमीटर है ये कम हो रहा है, ठीक है। ये डायमीटर क्या हो रहा है, ये डायमीटर कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन के साथ इसको लिखेंगे, -0.0045 अपॉन 30, ठीक है। ये हमारा आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ये आ गया हमारा लैटरल स्ट्रेन। और पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, इस चीज़ को एरेज कर रहा हूँ मैं। म्यू बराबर होता है माइनस ऑफ ई लैटरल बाई एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। देखिए लैटरल कितना है आपका, अब ये माइनस और ये माइनस आपका हो गया प्लस, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.0045 बाई 30 इंटू लैटरल स्ट्रेन देखिए कितना है, तो 200 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 0.09, ठीक है। और देखिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आपको टाइम दे रहा हूँ मैं यहीं पे, ठीक है। कंसेप्ट आई गेस आपको सबको क्लियर है, कुछ नहीं किया है। यहाँ पे पॉइजन रेशियो का हमने फॉर्मूला रखा है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लिया, फिर लैटरल स्ट्रेन निकाल लिया, ठीक है, और फॉर्मूले में पुट कर दिया। आई थिंक अभी तक सबका आंसर आ चुका होगा। क्या आंसर आ रहा है सबका, इसका आंसर है ऑप्शन बी विच इज 1/3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल समझिएगा, अ क्यूबिकल एलिमेंट, ये आपका क्यूबिकल एलिमेंट है, इज सब्जेक्टेड टू ट्राई एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। ये जो क्यूबिकल एलिमेंट है ये आपका एक ट्राई एक्सियल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस सिस्टम में है, जैसा कि आपको फिगर में बताया गया है, एज शोन इन द फिगर। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज सिग्मा 1। ये जो वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस है ये आपका क्या है, सिग्मा 1 है, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो आपका म्यू दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस आपका ई दिया हुआ है। अब देखिए सवाल यहां से इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है कि व्हाट शुड बी द लैटरल स्ट्रेस सिग्मा 2, लैटरल स्ट्रेस सिग्मा 2। लैटरल स्ट्रेस इसने खुद ने बोल दिया है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल, जो हम जिसको मान के चल रहे हैं, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल फेस मान के चल रहे हैं, वो हमारा सिग्मा 1 है, और जो हमारा लैटरल फेस है वो आपका ये वाला, ये दोनों फेस है जहां पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा 2 लग रहा है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि व्हाट शुड बी द लैटरल स्ट्रेस सिग्मा 2 इन टर्म्स ऑफ सिग्मा 1 एंड म्यू सो दैट लैटरल स्ट्रेन इज प्रिवेंटेड, ठीक है। आपको मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली बताया है कि इस पीछे क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए कि इसका जो आपका कंप्रेसिव इफेक्ट है, जो आपके लैटरल डायरेक्शन में आपका टेंसाइल इफेक्ट देगा, ठीक है। तो आपको क्या, अब जो ये दोनों आपका जो ये है, ये दोनों जो आपका सिग्मा 2 है, ये आपका कंप्रेशन देगा। सिग्मा 1 लैटरल डायरेक्शंस में क्या दे रहा है, टेंशन दे रहा है, ठीक है, टेंसाइल इफेक्ट दे रहा है। और बाकी जो दो लैटरल जो आपके कंडीशन में आपका जो उसका स्ट्रेस है, उस डायरेक्शन का जो स्ट्रेस है वो आपको क्या दे रहा है, वो आपका कंप्रेशन दे रहा है। तो ये इन दोनों को क्या करना है, कॉम्पनसेट कर देना है, ठीक है। सवाल मोटा मोटी यही है। ये आपका क्वेश्चन है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, जिन लोगों ने अच्छे से लेक्चर को ध्यान दिया, उनको पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा किसका है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है। देखिएगा, फॉलो कीजिएगा मेरे साथ, ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे, यूज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है। अब किसी भी एक डायरेक्शन में, मान लीजिए ये डायरेक्शन हमारा लैटरल स्ट्रेन का है, ये एक्स डायरेक्शन मान लिए, ठीक है, और इसमें जो हमारा स्ट्रेन आ रहा है उसको एप्सिलॉन एक्स मान लिए, ठीक है। तो हम अब
अपसाइलन एक्स डायरेक्शन में हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेस लिखना है। देखिए तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में जो है आपका स्ट्रेस, तो माइनस सिग्मा 2। याद कीजिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ में आप स्ट्रेस को रखेंगे तो उसके साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, हम लोग कंप्रेशन को नेगेटिव मान के चल रहे हैं, टेंशन को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा साइन कन्वेंशन है, इसी को फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पे, ठीक है। और इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी है, ठीक है। माइनस सिग्मा 2 अपॉन ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइनस, अब जो बाकी दो इसके लिए, अब जो बाकी दो फेसेस हैं इसके लिए, वो इसके लिए क्या है, वो तो इसके लिए लैटरल वाले हैं, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, म्यू माइन, और यहाँ पे फिर से माइनस क्योंकि कॉम्प्रेसिव है, अपॉन ई, माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि मैं ये चीज़ कैसे कर रहा हूँ, मैं साइंस कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हमें करना है 0, तो माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई, ये प्लस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई हो जाएगा, प्लस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई हो जाएगा। ई सबका कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 2 इज इक्वल टू म्यू सिग्मा 1। सिग्मा 2 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, तो 1 माइनस म्यू आएगा, और इधर म्यू सिग्मा 1, तो सिग्मा 2 जो आएगा आपका वो आएगा म्यू सिग्मा 1 अपॉन 1 माइनस म्यू। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि क्या किया मैंने यहाँ पे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए आपका इस तरीके का एक स्ट्रेस सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। सब तरफ से देखिए कंप्रेसिव लगा हुआ है, ये आपका सिग्मा 1 और बाकी इधर इधर जो सिग्मा 2 है ये भी है कंप्रेसिव ही, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि भाई साहब अगर हमने सिग्मा 1 ये वाले 1 वाले को अगर हमने वो मान लिया है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मान लिया है, तो लैटरल डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेन 0 करना है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या होता है, आपको सिर्फ यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ में आपको यहाँ पे जो स्ट्रेस है उसको साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना होता है और आंसर बड़े आराम से निकल के आता है, ठीक है। इससे रिलेटेड ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। अ सिलेंड्रिकल बार ऑफ 20 mm डाया एंड 1 मीटर लेंथ इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक सिलेंड्रिकल बार है आपका, जिसका कि आपका डायमीटर 20 mm है और लेंथ जो है 1 मीटर है, और उसको दोनों तरफ से आपने खींचा, ठीक है। इट्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ इट्स लैटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेन की बात कर रहा है तो आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना है, ठीक है। इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इतना, देन फाइंड जी। जी इज आवर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, या शेयर मॉडुलस, ठीक है। फटाफट सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। म्यू क्या होता है आपका, म्यू होता है आपका माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है कि नहीं। आपको क्या दे रखा है, इट्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ लैटरल स्ट्रेन। कहने का मतलब ये 0.25 डायरेक्ट लिख दूं, 0.25 डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 1/4 होगा, ये 0.25 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब जगह की थोड़ी कमी है, इसलिए थोड़ा सा जुगाड़ लगा के लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे ही आपका ये आ गया, अब आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है। E आपके पास दे रखा है, पहले G लिख लीजिए क्या होता है। G होगा आपका E अपॉन 2 इंटू
1 प्लस म्यू, ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 2 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई 2 इंटू 1 प्लस 0.25, ये क्या होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई ये होगा 1.25, उसको ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए फटाफट कैलकुलेटर में, अभी कभी सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है आंसर बताएंगे मुझे। इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.8 इंटू 10 टू द पावर 5। आई थिंक कोई एक ऑप्शन गलत लिखा गया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो आंसर आ रहा है आपका 0.8 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm²। देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरे से सिर्फ गलती हुई है, बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्स वगैरह में भी होता है कि आपके ऑप्शंस कहीं कहीं गलत लिखे हो जाते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो जाती है उस मामले में, फिर आपका जनरल मार्किंग वगैरह होता है उन सब चीज़ों में, खैर ठीक है। लेकिन आपको अपने आंसर पे आना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए हमने प्रोसेस से चला तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक सबका ये आंसर आ गया होगा और सबको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बीच में रिलेशन है उनका कैसे यूज़ होता है आपको ये भी पता चल रहा होगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, इफ अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ पी एक्स जो है हमारा टेंसाइल है, कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ पी वाई आपका क्या है कंप्रेसिव है, और पी जेड आपका टेंसाइल है अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस, ठीक है। इसने बाकायदा यहाँ पे लिख दिया रेस्पेक्टिवली। देन द रिजल्टेंट स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, मतलब एप्सिलॉन एक्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन विल बी, और आपको दिया हुआ है कि ई जो है आपका मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और जो आपका म्यू है वो है आपका पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो एक बार आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि ये भाई साहब किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कि देखिए कि एक 3D स्ट्रेस एलिमेंट है कि नहीं है ना। डायरेक्शंस डिफाइन कर देते हैं, ये y है, ये x है, और ये आपका z डायरेक्शन है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या क्या कह रहा है यहाँ पे। पहला तो जो px है वो आपका क्या है, px है आपका टेंसाइल, py क्या है आपका कंप्रेसिव, और जो pz है, pz क्या है, pz आपका टेंसाइल है कि नहीं है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, ठीक है। एंड व्हाट डज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ सेज, अगर आपको निकालना है स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस तो ये होता है सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है। अपने अपने वैल्यूज़ पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। सिग्मा एक्स हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, पी एक्स से, ई हमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको मैंने क्या बताया था, आपको साइन के साथ रखना है, इस वाले इक्वेशन में आपको साइन के साथ रखना है किसी भी स्ट्रेस का वैल्यू। तो सिग्मा वाई आपका क्या है, पी वाई, और पी वाई क्या है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस पी वाई अपॉन ई, ठीक है। सिग्मा जेड क्या है, सिग्मा जेड तो पॉजिटिव है, तो म्यू पी जेड अपॉन ई। अरेंज कर लीजिए, देखिए क्या क्या आ रहा है, 1/e तो कॉमन आ जाएगा सबका, ठीक है। ये आएगा पी एक्स प्लस म्यू पी वाई माइनस म्यू पी जेड। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है,
px पहला ही वाला मैच कर गया, ठीक है, देखिए पहला ही वाला मैच कर गया। तो आपको देखने से नहीं ऐसा डरावना सा लग रहा था कि भाई क्या ये ऑप्शन दे दिया है, मतलब देखिए 2 लाइन का सोल्यूशन है, 2 लाइन का सोल्यूशन है, ठीक है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत, पहली बात तो, ठीक है, कि बड़ा सा लैंग्वेज लिखा है, क्या लिखा है, कंप्रेसिव, टेंसाइल, फलाना ढिमकाना, ठीक है। आपको देख के क्वेश्चन को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक बार इन डेप्थ क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्लिक करता है, आप बिल्कुल प्रोसीड कीजिए उस क्वेश्चन को। अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, कि मैं कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। घर में जब आप बैठ रहे हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, तब आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बड़ा सा लग रहा था, ऑप्शंस भी देखिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे, और कितना प्यारा सा और कितना जल्दी आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको डराएंगे लेकिन सॉल्यूशन आपको फटाफट दे देंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। थोड़ा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिख रहा होगा जैसा भी, लेकिन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, कंसिडर द स्टेप्ड बार, देख सकते हैं आप स्टेप्ड बार है, made with a linear elastic material and subjected to an axial load of 1 kilonewton as shown in the figure. Find the strain energy stored, ठीक है। अब आप देखिए कि आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, फॉर्मूला क्या होता था, हाफ इंटू लोड इंटू डेल्टा, ठीक है। आपका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता था, टू फाइंड स्ट्रेन एनर्जी, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। पी अपने पास मौजूद है, डेल्टा चाहिए अपने को, ठीक है। डेल्टा देखिए कैसे निकालेंगे, डेल्टा का क्या सीन होगा इसमें कि पहले तो देखिए कि इसमें कितना इलॉन्गेशन आएगा। अब इलॉन्गेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार आपने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मान लीजिए कि जो इलॉन्गेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार होता है वो होता है PL/A, ठीक है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके आगे जो आने वाले कंसेप्ट हैं उसमें आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डेल्टा अपना ये है, ठीक है। तो अगर हमने इसमें कितना इलॉन्गेशन हुआ और इसमें कितना इलॉन्गेशन हुआ, अगर हमने इन दोनों का इलॉन्गेशन कैलकुलेट कर लिया तो हमें टोटल इलॉन्गेशन पता चल जाएगा कि हमारे पूरे सिस्टम में कितना इलॉन्गेशन हुआ है। अब इलॉन्गेशन निकालने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, कि आप क्या कीजिए कि फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। FBD से बहुत चीज़ क्लियर हो जाता है। यहाँ पे क्या लग रहा था, 1 किलो न्यूटन। सिमिलरली यहाँ क्या लग रहा होगा, 1 किलो न्यूटन। यहाँ क्या लग रहा होगा, 1 किलो न्यूटन। यहाँ क्या लग रहा होगा, 1 किलो न्यूटन, ठीक है। और अगर सपोर्ट का भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लीजिए, ये भी 1 किलो न्यूटन हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमारा सेटअप हो रहा है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो डेल्टा 1 निकालते हैं पहले। डेल्टा 1 निकालेंगे अगर, तो P इंटू L1 अपॉन A1 इंटू E1। तो 1 किलो न्यूटन में आपको दे के रखा हुआ है, और L1 आपका कितना दिया हुआ है, 400, ठीक है। A1 भी आपको दिया हुआ है, कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, mm² में दिया हुआ है, ठीक है। और E1 भी आपको, E1 आपका मेगा पास्कल। देखिए मेगा पास्कल आपको बता रखा है मैंने, MPa कैन बी रिटन एज न्यूटन पर mm², ठीक है। अगर किन्हीं को कन्फ्यूजन है तो कन्वर्ट करके देख भी सकते हैं, MPa मेगा पास्कल आपका न्यूटन पर mm² के बराबर आता है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 × 10⁵। अब ये जो डेल्टा है सबको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे मेरे साथ, अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए कितना आंसर आ रहा है इसको कैलकुलेट करके। इसको कैलकुलेट करके जो आपकी डिफ्लेक्शन आएगी, इलोंगेशन आएगी, वो आएगी 0.02 mm, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। अब बढ़ेंगे हम लोग डेल्टा 2 की तरफ। डेल्टा 2 की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए ये वाला लोड हमें अभी भी दिख रहा है कि ये 1 किलो न्यूटन का ये लोड यहीं पे है, ठीक है, यहीं पे है। तो P तो हमारा सेम हो जाएगा, ये आपका L2 चेंज हो जाएगा, यहाँ पे A2 चेंज हो जाएगा, यहाँ पे E2 चेंज हो जाएगा। तो इसको 1000 डायरेक्ट लिख देता हूँ। L2 कितना था अपना, L2 है 900। एरिया कितना है, एरिया है 60, और E2 कितना है, 3 × 10⁵। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिए सब कोई मेरे साथ। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी
0.05 है कि नहीं, 0.05 आएगी। तो डेल्टा टोटल कितना बोल सकते हैं आप, 0.02 प्लस 0.05, ये आ जाएगा आपका 0.07 mm का टोटल डेल्टा आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्मूला पहले लिख दिया हमने यहाँ पे, ये आपका 1000 और ये 0.07, ठीक है। वैल्यूज पुट कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिएगा, आपका आंसर आएगा इसमें 35 न्यूटन mm, ठीक है। आई होप सबका आंसर आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। जिनका आंसर नहीं आया वो एक बार दोबारा से देखेंगे कि क्यों, कहाँ गलती की है, उनकी गलती कहाँ हुई है, ठीक है। एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमने किया क्या यहाँ पे। देखिए एक चीज़ जो आपको इसमें पहले से पता नहीं थी कि जो इलांगेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक प्रिज्मेटिक बार का जो इलांगेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है PL/AE, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको अभी तक मैंने नहीं बताई थी, तो फिलहाल के लिए अभी आप ये मान लेंगे कि ये प्रिज्मेटिक बार में जब भी सेंट्रोइडल एक्सिस से आपका लोड पास कर रहा होता है तो जो इलांगेशन होती है वो होती है PL/AE, ठीक है। जब आप इतना प्रीरिक्विजिट नॉलेज आपने जान लिया तो आपने देखा कि हम भाई साहब हमारे पूरे सिस्टम में कितना डेल्टा हो सकता है, उसको निकालने के लिए आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया कि कितना लोड आ रहा है एक एक सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, इसमें सब्स्टिट्यूट करा, आपने टोटल डेल्टा निकाला, टोटल डेल्टा निकाल के आपने स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले में रखा, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। बस इसी टाइप के सवाल है, इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, अ बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन इज लोडेड सिमेट्रिकली एज शोन इन द फिगर। तो देखिए पहले सिमेट्रिकली अगर लोडेड है ये बार अगर, तो ठीक है, हमें क्रॉस सेक्शन में अब हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलेंगे तो उसका कोई अब लफड़ा नहीं है, ठीक है। लोड्स शोन आर प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इग्नोरिंग सेल्फ वेट द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एनीवेयर इज, ठीक है। देखिए सारा फोर्स आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है वो सारा टेंसाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर फोर्स अप्लाइड आपका टेंसाइल है तो जो जनरेटेड स्ट्रेस होगा वो भी आपका टेंसाइल नेचर का होगा। अब ये सवाल का कहने का मतलब ये है कि इतने सारे स्ट्रेस जो सिस्टम है तो कहाँ पे, ऊपर वाले ब्लॉक में या नीचे वाले ब्लॉक में कहाँ पे हमारा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। यही ये इस सवाल से जानना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बहुत ही बेसिक अप्रोच रखेंगे कि हम इसका पहले लोड डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक ये इधर 50 है, 50 है ना, तो इधर भी 50 हो जाएगा, ये इधर भी 50 हो जाएगा, ये इधर कितना है 100 है, ये इधर 100 है, ठीक है। तो ये इधर भी 250 हो जाएगा और फिक्स सपोर्ट से भी 250 हो जाएगा, ठीक है। FBD सबको क्लियर है, FBD आई गेस सबको बनाने आता है, ठीक है। तो ये है हमारा FBD। जब आपका FBD बन गया तो इट्स रियली सिंपल, बहुत ही आसान हो गया सवाल, बिल्कुल बेकार सवाल हो गया आपका, 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला सवाल हो गया ये, ठीक है। कुछ नहीं होता है, स्ट्रेस क्या होता है अपना, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना लग रहा है इस वाले में देख लेंगे पहले, 50 किलो न्यूटन बोले तो 50 × 1000, ठीक, अपॉन 1000 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर आपसे पूछा गया न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। और ये तो mm में आपका दिया हुआ, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 50 × 50 बिकॉज द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस आर 50 × 50। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। आई होप सबका यही आया है, सब कोई कैलकुलेट कर रहे हैं मेरे साथ, सबका ये आना चाहिए, ठीक है। इसको अपन लिख देते हैं सिग्मा 1, चलो सिग्मा 2 निकालते हैं। तो इसको F1A1 कर दो, इसको F2A2 कर दो, ठीक है। अब इधर कितना लोड लग रहा है इस वाले में, एक 100, ये 50, ये 100, तो हो गया 250,
250 इंटू 1000 अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना है 100। तो ये आ गया आपका 100 अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है कैलकुलेट होके, कैलकुलेट कीजिए इसको, कितना आएगा, ये आएगा आपका 25 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो जब हम लोग सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सिग्मा 2 हमारा ज़्यादा है एंड द मोर टेंसाइल स्ट्रेस इज जनरेटेड इन द अपर ब्लॉक विच इज इक्वल टू 25 न्यूटन पर mm²। तो हम लोग जब ऑप्शंस देखेंगे, जो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कितना आ रहा है, सी। तो सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। देख रहे हैं कितना सिंपल, आसान, कितना मतलब सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना अगर आ गया, अगर आप सही डायरेक्शन में सोच गए तो आप 2 मिनट के अंदर सवाल उसको बिल्कुल करेक्ट आंसर करके लेके जाएंगे आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो बस इसी तरीके के सवाल आपको प्रैक्टिस भी करने हैं, जो थोड़े कंसेप्चुअल हो, थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड हो। ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया ये। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं एक मैच द फॉलोइंग टाइप का एक क्वेश्चन है, और इसमें एक लिस्ट 1 है जिसमें कि तरह तरह के कंटेंट्स दे रखे हैं, और एक लिस्ट 2 है जिसमें कि आपको ये मैच करना है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। आप काफ़ी क्वेश्चन ये सब आ रहे हैं इस तरीके के आजकल हर तरीके के कंपटीशन वगैरह में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, पहला हमारा एक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक फॉर्मूला है जिसको कि मैं आपको जस्ट इस सेशन के बाद में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक जनरलाइज्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, जिसका कि डेरिवेशन वगैरह भी मैं प्रॉपर करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले देख लीजिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है डेल्टा वी अपॉन वी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 न्यू। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ से आया, ये इसके बाद आपको क्वेश्चन सेशन के बाद जब ये खत्म हो जाता है, तो जब हम लोग का जो अगला टॉपिक शुरू होगा वो यहीं से शुरू होगा। तब तक के लिए आप ये मान लीजिए कि ये ऐसा होता है। ठीक है, अब देख लीजिए कि हमें स्ट्रेस यहाँ पे P दे के रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग P अपॉन ई 1 माइनस 2 न्यू लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? देखिए कहीं से ऑप्शन में मैच कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इस वाले ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, A का जो है 3 हो गया। ठीक, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको पता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। तो हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, इलोंगेशन PL अपॉन ए। ये फॉर्मूला भी आपको आगे पता चलेगा, एक बार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इलोंगेशन अपॉन टोटल लेंथ आपका क्या हो जाता है, स्ट्रेन होता है। L से L कट गया, P अपॉन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हाफ इंटू स्ट्रेस, P अपॉन ए को हम लोग लिख सकते हैं एक और स्ट्रेस। ठीक है, और क्या बच रहा है, बच रहा है E। तो ये हो जाता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2A। क्लियर है? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। स्ट्रेन को खाली मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। ठीक है, और ये PL अपॉन ए वाला जो फॉर्मूला है ये भी जस्ट आने वाला है, आपको ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि क्या है कि कंबाइंड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो कहीं कहीं ये देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, तो कहीं कोई ऑप्शन है हमारा ऐसा, तो ये है P स्क्वायर अपॉन 2E, क्योंकि स्ट्रेस तो हमारा P दे के रखा है क्वेश्चन में। तो हम लोग B का मानेंगे 4। क्लियर है यहाँ से? अब आइए C पे, पूछ रहा है रेशियो ऑफ E एंड K। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, 3K 1 माइनस 2 न्यू। E अपॉन K क्या हो जाएगा, 3 1 माइनस 2 न्यू। तो बहुत सिंपल है ये वाला ऑप्शन 2। तो C का हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 है। D पे आइए, E और G का पूछ रहा है। E और G का आपको पता है, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, सॉरी म्यू। तो E अपॉन G हो जाएगा आपका 2 1 प्लस म्यू।
हो सकता है बहुत लोगों ने मेरे से जल्दी सॉल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ईजी है, देखने में बड़ा सा लग रहा था लेकिन है बहुत ही ईजी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है? पहला वाला। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 3 4 2 1 विच इज आवर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल देखिए इजी इजी क्वेश्चन हैं, कुछ इसमें आपको तकलीफ लग रहा है, बस आपको क्लिक करना चाहिए सही टाइम पे, सही चीज़ अगर आपको क्लिक कर गई तो आप सवाल बहुत ही आसान तरीके से लेके जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको, अगर आप दोबारा भी बना लीजिए, ठीक है, वीडियो रिपीट करके आप क्वेश्चंस, आप सॉल्यूशंस मत देखिए, आप दोबारा क्वेश्चंस एक बार कर लीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा कर लीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स वगैरह क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ आप लगाते रहें। ठीक है, गेट ईयर्स के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप वो लगाते रहें। आपको जितना कंसेप्ट मैंने दिया है उतने में आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, मतलब 80% क्वेश्चंस तो आपके लग जाएंगे, 80 to 90% क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि कुछ क्या है कि गेट और ईएस में का एक ट्रेंड होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि वो चाहते हैं कि ये क्वेश्चन ना बने। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस पे हमें उतना ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कि भैया हमारे 70% क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, 100% क्वेश्चन हमें सही नहीं करना। हमें किसी भी एग्जाम में क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस सही नहीं करने होते हैं। हमें ये देखना होता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली हो रहा है और हमें वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल पक्के तरीके से आते हैं। वो क्वेश्चंस तो गलत होने ही नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एग्ज़ाम हॉल से आप बहुत खुश होकर निकलें कि भाई ये तो क्वेश्चन तो सही है, किसी और से कभी डिस्कशन हो रही है तो आपको पता चला अरे यार ये तो बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक कर दिया मैंने। ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है कि मुझे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सही नहीं करना है। सबसे पहले हमारा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा कि मुझे जितने आते हैं पहले मैं वो सही कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैंने टिक करके रखे हैं मैं वो अटैम्प्ट करूँगा। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन पेपर को आपको अटैम्प्ट करने का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस करें। ठीक है, फीडबैक वगैरह दें इसमें कि क्या मतलब आपको और क्या कुछ डाउट हो रहा है या क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग उस पर और भी इम्प्रोवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जब भी थोड़ा थोड़ा एक सेशन खत्म होगा तो आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और क्यों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पहला यूनिट में ये है ना कि जो 60% क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप कोई भी कंपटीशन उठा लीजिए, ईएस, गेट, आपके जो छोटे एग्जाम्स एसएससी, जेई वगैरह हो गए। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का जो पहला यूनिट है उसका वेटेज लगभग 60% हो जाता है किसी भी एग्जाम में। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, 60% हो जाता है। 60% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बचता है तो एसएफडी, बीएमडी आपका फिर बेंडिंग या शेयर से आता है। ठीक है, लेकिन 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो वेटेज आपका पहला यूनिट पे होता है। इसलिए मैं इसको इतना फोकस करके पढ़ा रहा हूँ। हर स्टेज पे आपको मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ कि सारे बच्चों को समझ में, बहुत फास्ट लेके नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जो लोग थोड़ा फास्ट समझ पा रहे हैं वो मतलब एक बार देख के वीडियो अगर दोबारा रिवाइज करते हैं तो थोड़ा होता है ना, 1.5x या 2x पे करके फटाफट वीडियो देख लें और तुरंत से क्वेश्चन वगैरह लगा लें। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे।